नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंपनी लॉ पेपर वन के एमसीक्यूज को। तो देखिए पेपर वन के जितने भी एमसीक्यूज हैं इनको हम 3 पार्ट में देखेंगे। ये पहला पार्ट है और बाकी दोनों पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा ताकि आप सभी वीडियो तक आसानी से पहुँच पाएँ। इस पहले पार्ट में हम कंपनी के अर्थ के बारे में, प्रकार के बारे में, कंपनी के गठन यानी प्रवर्तन और निगमन के बारे में और वर्षस सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपनी शब्द कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में परिभाषित है? धारा 2 उपधारा 10, धारा 2 उपधारा 20, धारा 10 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपसे पूछ रहा है कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी वर्ड को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में, ठीक है, धारा 2 उपधारा 20 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंपनी की विशेषता या लक्षण नहीं है, यानी कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है? पहला तो है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्तित्व, दूसरा है शाश्वत उत्तराधिकार, तीसरा है सार्वभौमिकता और चौथा है नागरिकता। तो यहाँ पे देखिए किसी कंपनी की विशेषता को जब हम देखते हैं तो इसमें ये विशेषता भी आती है कि यह विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्तित्व है, यानी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी। दूसरा, इसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है। तीसरी विशेषता ये भी कही जाती है कि हर कंपनी की अपनी एक सार्वभौमिकता यानी सील होती है। तो ये तीनों विशेषताएं तो होती हैं, लेकिन कोई कंपनी किसी देश में नागरिक नहीं हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये कंपनी की कोई विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, कंपनी के पृथक अस्तित्व पर महत्वपूर्ण वाद है। सालोमन बनाम सालोमन, डेमेलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, लेगुनाज नाइट्रेट कंपनी बनाम लेगुनाज सिंडिकेट या एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी बनाम रिचे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सालोमन वर्सेज सालोमन। इस विवाद में कंपनी के पृथक अस्तित्व के ऊपर टिप्पणी की गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनी की विशेषता निम्नलिखित है, पृथक वैधानिक अस्तित्व, कृत्रिम व्यक्तित्व, सार्वभौमिकता यदि हो तो, या ये सभी। तो देखिए अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा था कंपनी की विशेषता में उसका वैधानिक अस्तित्व पृथक होता है, ये कृत्रिम होता है यानी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, हर कंपनी की एक सार्वभौमिकता हो सकती है, सभी कंपनियों में नहीं होता है, लेकिन सार्वभौमिकता यानी एक सील होती है जिस सील के आधार पर कोई भी डिसीजन को फाइनलाइज करने के बाद यदि कंपनी की सील लग जाती है तो माना जाता है कि वो कंपनी ने अप्रूव कर दिया। तो ये तीनों विशेषताएं कंपनी की होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कंपनियों का निगमन निम्न में से किस ढंग द्वारा हो सकता है? राज्य आज्ञापत्र के द्वारा, संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा, कंपनी अधिनियम के द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पे देखो ये तीनों ही तरीके से कंपनी का निगमन हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखो राज्य आज्ञा द्वारा निगमन तो आजकल पॉपुलर नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में चलता था। संसद जो है अपनी ओर से विशेष अधिनियम पारित करके यदि कोई कंपनी बनाती है तो ये वैधानिक कंपनी कही जाती है, स्टैट्यूटरी कंपनी कही जाती है, ठीक है। इस तरीके की कंपनियां कई सारी बनाई हुई हैं और कंपनीज अधिनियम के द्वारा तो कंपनियां बनती ही हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा कंपनियों का निर्माण हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी निम्न प्रकार की हो सकती है, निगमित कंपनी, अनिगमित कंपनी, अ और ब दोनों प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई कंपनी निगमित भी हो सकती है और अनिगमित भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निगमित कंपनियां तो ज़्यादातर होती हैं, लेकिन कोई कोई कंपनी अनिगमित भी हो सकती है यदि सरकार ने अपने किसी रिजोल्यूशन के माध्यम से इस कंपनी को अनिगमित कंपनी के रूप में घोषित कर दिया हो, या फिर कोई सहकारी समिति के माध्यम से कोई सहकारी समिति वगैरह कंपनी के रूप में काम करती हो तो वो अनिगमित कंपनी कही जाती है। अगला प्रश्न है, दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है?
2, 3, 4 या 5। तो दायित्व के आधार पर कंपनियों को दो भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। एक होता है सीमित दायित्व कंपनी और दूसरा है असीमित दायित्व कंपनी। तो दायित्व के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 50, 7, 70 या 5। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 सदस्य होने जरूरी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। देखो, जो प्राइवेट कंपनी होती है जिसे हम कहते हैं निजी कंपनी, इसमें मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। और जो पब्लिक कंपनी होती है यानी जो सार्वजनिक कंपनी होती है, इसमें मिनिमम मेंबर तो 7 होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स का कोई लिमिट नहीं है, यानी अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग भी किसी पब्लिक कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्राइवेट कंपनी रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित को निमंत्रित नहीं कर सकती है? संचालकों को, सदस्यों को, अपने संबंधियों को या जनता को? तो देखो, यहाँ प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है। तो प्राइवेट कंपनियाँ पैसा इकट्ठा करने के लिए जनता को आमंत्रित या निमंत्रित नहीं कर सकती हैं। ये संचालकों से पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, अपने सदस्यों से कर सकती हैं, अपने सगे संबंधियों से कर सकती हैं, लेकिन जनता से पैसा नहीं ले सकती हैं। जनता से पैसा कौन ले सकता है? पब्लिक कंपनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 200, 50, 30 या 20? तो अभी मैंने बताया कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत का यूनिट ट्रस्ट या ये सभी? तो देखो, विशेष अधिनियम के माध्यम से इन तीनों को ही स्थापित किया गया है, इसलिए ये सभी आ जाएगा। ये तीनों संस्थाएं कंपनी एक्ट के अंतर्गत निगमित नहीं है, बल्कि इनके लिए संसद से एक विशेष अधिनियम पास किया गया है, उनके अंतर्गत इन कंपनियों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर कंपनी नहीं है? स्वतंत्र कंपनी, सहायक कंपनी, सरकारी कंपनी या सूत्रधारी कंपनी? तो देखो, इकाई के स्वतंत्रता के आधार पर कंपनी को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वतंत्र कंपनी, दूसरी है अस्वतंत्र कंपनी। अस्वतंत्र कंपनी जो होती है, इसे दो भागों में बांटा गया है, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी। ठीक है, तो एक स्वतंत्रता के आधार पर यदि डिवाइड किया जाए कंपनियों को, तो स्वतंत्र कंपनी, सहायक कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, ये तीनों प्रकार की कंपनियां पाई जाती हैं। लेकिन सरकारी कंपनी ये स्वतंत्रता के आधार पर विभाजित नहीं है। ठीक है, ये स्वामित्व के आधार पर जब विभाजन किया जाएगा तब सरकारी कंपनी और निजी कंपनियां आएंगी। अगला प्रश्न है, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और व दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सदस्यों के संख्या के आधार पर कंपनी प्राइवेट और पब्लिक दोनों के रूप में विभाजित की जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कंपनी को दूसरी कंपनी की सूत्रधारी कंपनी तब माना जाता है जब यह दूसरी कंपनी उसकी सहायक हो, यह दूसरी कंपनी अन्य कंपनी को नियंत्रित न करती हो, यह दूसरी कंपनी निष्क्रिय कंपनी हो या यह दूसरी कंपनी अनिगमित कंपनी हो। तो देखो, जब भी सूत्रधारी कंपनी की बात आएगी तो सूत्रधारी के साथ सहायक कंपनी की बात जरूर आएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि एक कंपनी को सूत्रधारी कंपनी तभी माना जा सकता है जब दूसरी कोई कंपनी उसकी सहायक कंपनी के रूप में उसके साथ जुड़ी हुई हो। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है? साझेदारी फर्म, सीमित दायित्व वाली कंपनी, धर्मार्थ कंपनी या गैर सरकारी कंपनी? तो देखो, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि साझेदारी फर्म को कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करना जरूरी नहीं है। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, वैधानिक कंपनी को छोड़कर सभी को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, चाहे वो सीमित दायित्व की कंपनी हो, गैर सरकारी कंपनी हो या धर्मार्थ कंपनी हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए न्यूनतम समादत्त पूंजी निर्धारित है?
5 लाख, 4 लाख, 10 लाख या 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 लाख रुपए। यदि आप कोई कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी भी स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए कैपिटल के रूप में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो जाने की सूचना दी जाती है कंपनी सचिव को, रजिस्ट्रार को, लेखपाल को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रजिस्ट्रार को। यदि किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदला जाए या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदला जाए, तो ऐसे केस में इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देना अनिवार्य होता है। कंपनी सचिव और लेखपाल तो ये कंपनी के कर्मचारी हो गए, तो इन लोगों को सूचना देने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। अगला प्रश्न देखने के पहले हम पिछले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एक छूट गया है। पब्लिक कंपनी के लिए न्यूनतम समादत्त पूंजी निर्धारित है। अभी प्राइवेट के लिए हमने देखा था 1 लाख रुपए। अब ये पब्लिक कंपनी की बात हो रही है कि पब्लिक कंपनी के लिए न्यूनतम समादत्त पूंजी निर्धारित है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए या कोई रकम निर्धारित नहीं है। तो देखो, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पूंजी की कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम पूंजी 1 लाख होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पूंजी की कोई सीमा नहीं है। इसके बाद देखिए, प्राइवेट कंपनी के पब्लिक कंपनी में परिवर्तित होने की सूचना निम्नलिखित में से किसे दी जाएगी? रजिस्ट्रार, कंपनी सचिव, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल या कंपनी कार्य मंत्रालय। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैंने अभी बताया कि पब्लिक से प्राइवेट में जाना हो या प्राइवेट से पब्लिक में आना हो, दोनों केस में रजिस्ट्रार को सूचना देनी होती है। अगला प्रश्न है, विनियोग कंपनियों का उद्देश्य निम्न में विनियोग करना होता है। विनियोग कंपनियां क्या होती हैं? ऐसी कंपनियां जो विनियोग का काम करती हैं, यानी जनता से पैसा इकट्ठा करती हैं, उससे तमाम तरीके की प्रतिभूतियों में विनियोग करती हैं, उससे जो आमदनी कमाती हैं उसमें से अपना हिस्सा कुछ रख कर बाकी हिस्सा उन लोगों को बांट देती हैं जिनसे पैसे इकट्ठे किए गए थे। तो ये विनियोग कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करती हैं? शेयर में, डिबेंचर यानी ऋण पत्रों में, प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटीज में, या इन सभी में। तो देखो, विनियोग कंपनियां सभी चीज़ों में विनियोग करती हैं। शेयर्स में भी करती हैं, डिबेंचर्स में भी करती हैं और सिक्योरिटीज में भी करती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्राइवेट सिक्योरिटीज, सभी जगह ये विनियोग करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रवर्तक का क्या अधिकार है? प्रारंभिक व्यय लेने का अधिकार, सह प्रवर्तकों से अनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार, पारिश्रमिक पाने का अधिकार या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक प्रवर्तक को ये तीनों ही अधिकार मिले हुए हैं। यदि कंपनी को बनाते वक्त कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ही लगता है तो वो भी ले सकता है। यदि कई प्रवर्तक हैं तो सभी प्रवर्तक अपने पारिश्रमिक को अनुपातिक रूप से प्राप्त करेंगे और पारिश्रमिक पाने का अधिकार प्रवर्तक को होता है। अगला प्रश्न देखिए, निगमन के संबंध में रजिस्ट्रार का कर्तव्य नहीं है उचित शुल्क लेना, रसीद देना, पार्षद सीमा नियम एवं अंतर नियम की जांच करना, हस्ताक्षरों के प्रमाणन की जांच करना। तो देखो, रजिस्ट्रार जो है ये कंपनी को निगमित करते समय उसकी रसीद भी देता है, हस्ताक्षरों की जांच भी करता है, पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम को भी देखता है, लेकिन रजिस्ट्रार शुल्क नहीं ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्तव्य क्या नहीं है? उचित शुल्क लेना। शुल्क जो है वास्तव में आरबीआई के खाते में जमा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र में नहीं होता है कंपनी का पूरा नाम, कंपनी के सदस्यों का दायित्व, रजिस्ट्रार के कार्यालय की मुहर या कंपनी सचिव के हस्ताक्षर। तो देखो, निगमन प्रमाण पत्र क्योंकि रजिस्ट्रार की ओर से जारी किया जाता है और उसमें कंपनी का नाम भी लिखा जाता है, कंपनी के कितने सदस्य होंगे, उनके क्या क्या दायित्व होंगे, इसका विवरण भी होता है, उसके ऊपर रजिस्ट्रार की मुहर भी लगी रहती है। लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सरकार की ओर से कंपनी को मिल रहा है, सरकारी ऑफिस की ओर से मिल रहा है, तो कंपनी सचिव का साइन कैसे होगा? कंपनी सचिव तो एक कंपनी के अंदर का व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपनी के निगमन के संदर्भ में व्यक्ति नहीं है प्राकृतिक शक्ति, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, अवयस्क व्यक्ति या ये सभी। तो देखो, कंपनी के निगमन के संबंध में अवयस्क व्यक्ति को व्यक्ति नहीं माना जा सकता है।
ठीक है, प्राकृतिक व्यक्ति, यहाँ शक्ति नहीं है, व्यक्ति है। प्राकृतिक व्यक्ति हो सकता है और कोई वैधानिक व्यक्ति यानी कोई और कंपनी या और संस्था भी हो सकती है। लेकिन अवयस्क कभी भी किसी कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उसे व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पब्लिक कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या क्या होनी चाहिए? यानी यदि कोई पब्लिक कंपनी बनाई जा रही है तो मिनिमम कितने लोग उसके पार्षद सीमा नियम के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे? 10, 9, 8 या 7? तो देखो, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, और इसलिए उन 7 का साइन होना भी जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति प्राइवेट कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1, 3, 4 या 5? तो देखो, जब एक व्यक्ति प्राइवेट कंपनी है तो इसमें तो एक ही व्यक्ति मेंबर होगा, तो साइन भी एक ही व्यक्ति कर पाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवर्तक में नहीं आते हैं जो कंपनी का निर्माण करते हैं, कंपनी के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करते हैं, अंकेक्षक होते हैं, या कंपनी के निर्माण के उद्देश्य से आवश्यक पूंजी प्राप्त करते हैं। तो देखो, प्रवर्तक का कार्य पूछा है यहाँ पे। प्रवर्तक कंपनी का निर्माण भी करता है, कंपनी के लिए आवश्यक सामग्री भी इकट्ठा करता है, कंपनी के निर्माण के उद्देश्य से पूंजी भी प्राप्त करता है, लेकिन प्रवर्तक कभी भी अंकेक्षक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपनी के निगमन का प्रभाव है अविच्छिन्न उत्तराधिकार, सामान्य मुद्दा, कंपनी और सदस्यों के बीच अनुबंध, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। जब भी कोई कंपनी निगमित हो जाती है तो उसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार भी मिलता है, वो अपनी सामान्य सार्वमुद्दा भी रख सकती है, और कंपनी और उसके सदस्यों के मध्य एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निगमन के पश्चात कंपनी विधिक व्यक्ति बन जाती है, कंपनी का अस्तित्व सदस्यों से अलग हो जाता है, सदस्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, या कंपनी निगमित संस्था बन जाती है? तो देखो, जब एक कंपनी निगमित होती है तो वह एक विधिक व्यक्ति बन जाती है, सही बात है। इसका अस्तित्व सदस्यों से अलग हो जाता है, ये भी बात सही है। कंपनी निगमित संस्था बन जाती है, ये भी बात सही है। लेकिन ये बात गलत है कि सदस्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भाई, सदस्य तो सदस्य रहेंगे ही, उनका अस्तित्व कैसे समाप्त हो जाएगा? इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निगमन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाता है रजिस्ट्रार के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सार्वजनिक खाते में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सार्वजनिक खाते में, या अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल के पास? तो अभी मैंने आपको बताया कि निगमन के लिए आवश्यक शुल्क आरबीआई के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाता है, आरबीआई के पास जमा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के पश्चात अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ कर सकती है, अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ नहीं कर सकती है, व्यापार प्रारंभ करने के लिए सेबी की अनुमति लेनी पड़ती है, या व्यापार प्रारंभ करने के लिए अधिकरण से आज्ञा लेनी पड़ती है? तो देखो, कोई भी पब्लिक कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद वह अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्षद अंतर नियम पर हस्ताक्षर होते हैं उनके जो पार्षद सीमा नियम पे हस्ताक्षर करते हैं, जो प्रविवरण पे हस्ताक्षर करते हैं, जो कंपनी के विज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो व्यक्ति पार्षद सीमा नियम पे हस्ताक्षर करते हैं उन्हीं व्यक्तियों का हस्ताक्षर पार्षद अंतर नियम में भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पार्षद सीमा नियम परिभाषित है धारा 2 उपधारा 56 में, धारा 3 में, धारा 2 उपधारा 2 में, या धारा 4 क में? तो देखो, पार्षद सीमा नियम को धारा 256 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? विशेष प्रस्ताव, केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति, रजिस्ट्रार का आदेश, या इनमें से सभी? तो देखो, कभी भी पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य वाक्य यदि बदलना है तो इसके लिए रजिस्ट्रार से आदेश लेना पड़ता है,
उसके बिना इसे नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रजिस्टर्ड कार्यालय में परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यक है? संचालक मंडल का प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति या ये सभी? तो देखो, यदि एक कंपनी है उसे अपने रजिस्टर्ड कार्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है और दोनों ही स्थान एक ही शहर में हो, तो इसके लिए केवल संचालक मंडल के प्रस्ताव के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान परिवर्तन की सूचना देनी चाहिए अधिकरण को, रजिस्ट्रार को, प्रवर्तकों को या संचालक मंडल को? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रजिस्ट्रार को। यदि रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान में पते में कोई परिवर्तन हो रहा है तो रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड कार्यालय को ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति आवश्यक है? केंद्रीय सरकार, संचालक मंडल, रजिस्ट्रार या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड कार्यालय को ले जाने की आवश्यकता होती है तो ऐसे केस में केंद्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक हो जाती है। बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड कार्यालय को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री में होना चाहिए कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय, कंपनी का उद्देश्य या ये सभी? तो देखो, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। कंपनी का नाम भी होना जरूरी है, कंपनी किस लिए बनाई गई है ये भी बताना जरूरी है, और कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय भी बताना जरूरी है। अगला प्रश्न है, पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री में वर्णित है धारा 4, धारा 10, धारा 15 या धारा 12? तो पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री धारा 4 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पब्लिक कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की आवश्यक संख्या होनी चाहिए। यानी कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके पार्षद सीमा नियम पे कितने लोगों के हस्ताक्षर मिनिमम होने चाहिए? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 7। मैंने अभी आपको बताया है कि एक व्यक्ति कंपनी के लिए सीमा है 1, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 सिग्नेचर आवश्यक हैं और पब्लिक कंपनी के लिए 7 लोगों के सिग्नेचर होने जरूरी हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्राइवेट कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर कम से कम हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2, 3, 7 या 6? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2। अगला प्रश्न देखिए, एक कंपनी का उद्देश्य वाक्य होना चाहिए वैधानिक, कंपनी के अधिनियम के विरुद्ध, सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल या ये सभी? तो देखो भाई, कोई कंपनी अधिनियम के विरुद्ध बात कैसे आप अपने उद्देश्य वाक्य में लिख देंगे, और सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल बात भी नहीं लिख सकते हैं। वैधानिक बातों को इसमें, यानी जो कानूनी रूप से मान्य है, ऐसी बातों को उद्देश्य वाक्य में लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई कंपनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान को एक राज्य की सीमा के भीतर एक कंपनी के रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार से दूसरे कंपनी रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में ले जाना चाहती है तो किससे अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है? रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, अधिकरण या केंद्रीय सरकार? तो देखो, आमतौर पे जब एक राज्य की सीमा के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक शहर से दूसरे शहर में कंपनी जाती है तो एक ही राज्य में अलग अलग एरिया के अलग अलग रजिस्ट्रार होते हैं। यदि सेम रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में है, दोनों जगहें एक ही रजिस्ट्रार के अंडर में आती हैं, तब तो रजिस्ट्रार की अनुमति ली जाएगी और कंपनी का कार्यालय बदल जाएगा। लेकिन यदि एक ही राज्य में दो अलग अलग रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में दोनों स्थान पड़ रहे हैं, एक स्थान पहले रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में है और दूसरा स्थान दूसरे रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में है, तो ऐसे केस में आपको क्षेत्रीय निदेशक से अनुमति लेनी होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज को देखेंगे। जल्द ही वीडियो आपके पास आएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।